चलिए चलो तो अपन आगे मूव करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। अभी अपन पढ़ेंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी तक हमने वो तैयारी देखा है थोड़ा सा, है ना, पॉलन ग्रेन फॉर्म कैसे कर रहा है। जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, याद है अभी बताए थे, वो पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होता है। किसमें? पॉलन मदर सेल। और पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है? 4। याद आ रहा है? ऐसा एक सेल था, पहले मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल बना, फिर इसमें मियोसिस 2 हुआ तो 2 और बना। तो स्टार्टिंग में एक सेल था, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद कितना सेल है? 1 2 3 और 4। तो एक सेल से कितना सेल बना मियोसिस में? 4। और 4 के लिए टर्म यूज करते हैं टेट्रा। तो अंत में क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन। एक को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। पॉलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर। तो चूंकि एक सेल से, पॉलन मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से मियोसिस होने के बाद 4 सेल बना है, 4 पॉलन ग्रेन बना है, इसलिए इसको बोले माइक्रोस्पोर टेट्राड। चलेगा यहां तक? अब देखो, जो स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल है, सब में वो एबिलिटी होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे ही बनता है, अंत में वो 4 सेल के क्लस्टर में बदल जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जैसे जैसे एंथर में सारा का सारा पॉलन ग्रेन भर जाएगा, फिर वो सूखेगा, सूख के फट जाएगा। एज दैट मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, सूखेगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। सारे माइक्रोस्पोर जो अभी तक टेट्राड फॉर्म में एक साथ 4 के ग्रुप में थे, वो चारों अलग होंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मैच्योर करके पॉलन ग्रेन में। और फिर बाद में याद है, एंथर का पहला 3 लेयर का काम था फटना, फटेगा और मेरा पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। मेजरली वो यहां से फटता है, ठीक है, मेजरली वो इस एरिया से फटता है। एंड सेट में डायग्राम मिल भी जाएगा जहां पे ये पूरा फटा हुआ है। चल गया? चलिए, आई गेस क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होता है कवरिंग। पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर का कवरिंग होता है। एक को बोलते हैं एक्साइन और दूसरे को बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर का कवरिंग, एक कहलाता है एक्साइन और दूसरा कहलाता है एंटाइन। एक्साइन एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। एक्साइन एक, देखो ये है एक्साइन, क्या है? एक्साइन। और एक्साइन के ठीक अंदर जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? एंटाइन। एक्साइन एक खास मटेरियल से बना हुआ है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। इधर देखिए, क्या नाम है उसका? स्पोरोपोलेनिन। ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट यानी मोस्ट केमिकली रेजिस्टेंट सब्सटेंस। आज तक कोई ऐसा केमिकल या एंजाइम नहीं मिला है जो इसको डिग्रेड कर सके। आज तक नहीं मिल पाया है। नो एंजाइम, एनसीईआरटी लिखता है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन is known yet। आज तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं मिल पाया जो कि इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, एज इन उसको डिकम्पोज या डाइजेस्ट कर सके। इतना हार्ड होता है। तो इसीलिए ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है? डिसकंटिन्यूअस लेयर, यानी वो एकदम गोल नहीं है। देख रहे हो? इसमें बीच बीच में कुछ गैप है और उस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। जाहिर सी बात है बाबू कि जो मेरा पॉलन ट्यूब निकलता है, नाम सुनोगे टेंथ में पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब असल में इंटाइन से निकलता है
और इंटाइन के ऊपर एक्साइन एक ऐसा चीज से बना हुआ जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो तुमको लगता है कि कभी वहां से पॉलन ट्यूब निकल पाता? हम आज तक HCl या ऐसा कोई एंजाइम यूज करके भी इसको नहीं तोड़ सकते, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आप अंदर से पॉलन ट्यूब थोड़े तोड़ के निकल पाता, तो और सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए पॉलन ट्यूब हमेशा कहां से निकलता है? इस जर्म पोर से। कहां से निकलेगा? जर्म पोर। देखो 4-5 जर्म पोर जितना वहां से निकल सकता है। ठीक, अच्छा एक्साइन के बारे में सब कुछ जान गए। अच्छा, एक्साइन में जो स्पोरोपोलिन है ना, ये बहुत सारे पैटर्न्स में होता है, बहुत सारे पैटर्न्स में होता है, और वो पैटर्न बहुत ही फैसिनेटिंग एंड यूनिक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और बहुत ही मतलब एकदम अजूबा टाइप लगेगा, इतना सुंदर सुंदर पैटर्न होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिन का जो पैटर्न है पॉलिन पे वो। उसके बाद अंदर में है इंटाइन। इंटाइन एक कंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है? कंटिन्यूअस लेयर। और जो मेरा पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब ग्रोज एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। पॉलन ट्यूब असल में इस इंटाइन का ही एक्सटेंशन है, इंटाइन का ही एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं जरा इस पॉलन ग्रेन के एक्चुअल सेल के बारे में। ये तो अभी उसका कवरिंग यानी लेयर का बात कर रहे थे। पॉलन ग्रेन के अंदर दो तरह का सेल होता है, दो सेल होता है, एक बहुत बड़ा सेल और एक छोटकू सा सेल। समझ में आ रहा है? एक बार हम कलर चेंज करके दिखा दें। एक बहुत बड़ा और एक छोटकू सा। जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटकू सा है उसको क्या बोलते हैं? जेनेरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनेरेटिव सेल। असल में वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है, इसका काम है फूड स्टोर करके रखना। आखिरकार पॉलन ग्रेन मान लो बन गया, जब तक वो फ्यूज नहीं करेगा तब तक भी तो जिंदा है ना, जिंदा है तो कुछ तो एनर्जी चाहिए होगा, तो वो स्टोर फूड किसमें होता है? स्टोर्स फूड। और जनरेटिव सेल का सिंपल काम है कि भाई बाद में आपको फ्यूज करना है एक में। ठीक है, जनरेटिव सेल का एक ही काम। तो बहुत ही फुद्दू सा होता है, छोटकू सा होता है, इतना छोटा कि इट फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इतना छोटा होता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। इतना छोटा होता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। कोई दिक्कत अभी तक में? चलिए आप एक बार बस रीड कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, इसमें बहुत सारे साइज, शेप, कलर, डिजाइन होते हैं अलग अलग स्पीशीज में। सबसे ऊपर लेयर होता है एक्साइन, हार्ड लेयर है। इसमें क्या होता है? स्पोरोपोलिन। उसमें जर्म पोर्स होते हैं, जैसा बताया था कंटिन्यूअस नहीं होता, कहीं कहीं एब्सेंट होता है जर्म पोर। और जर्म पोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, ये क्या कहते हैं ना, जर्म पोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, नहीं होता है। ठीक, और जर्म पोर से ही निकलेगा क्या? पॉलन ट्यूब। अच्छा, अंदर वाला लेयर इंटाइन, इनर वॉल है, कंटिन्यूअस है, किसका बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का। हम दोनों में एक लाइन एक्स्ट्रा बताया जो इंपॉर्टेंट था, उसको छोड़ना मत। ये ठीक है यहां तक? अच्छा, अब दो तरह का सेल, एक वेजिटेटिव सेल बड़ा है, उसमें फूड रिजर्व है, और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप होता है, कहीं ना लिखा होगा। जनरेटिव सेल स्मॉल है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। देखो मिल गया, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म कैसा? डेंस। ठीक, पॉलन ग्रेन का साइज कितना? 25 से 50 माइक्रोमीटर। क्या? डायामीटर, यानी 10 से 25 क्या? रेडियस, 10 से 25 mm रेडियस। चलिए, असल में ये जो आपको दो सेल का दिख रहा है ये नॉर्मल है,
कुछ समय बाद इसी पॉलन ग्रेन में ये जो जनरेटिव सेल है फिर डिवाइड करेगा। कौन सा सेल? जनरेटिव सेल। और डिवाइड करके कितना जनरेटिव सेल बना देगा? दो जनरेटिव सेल बना देगा। कितना जनरेटिव सेल बनाएगा? 2। तो स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन में कितने सेल थे? 2, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल एक बार और माइटोसिस किया और एक सेल से 2 सेल बना दिया। तो अंत में कितने हो गए? एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। 2 जनरेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन जब कभी भी फ्यूज करेगा ना, पॉलन ग्रेन जब भी पॉलन ट्यूब बनाएगा और वो फ्यूज करने जाएगा, उस टाइम तक उसके अंदर कितने सेल होंगे? एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। अब ये अलग बात है कि जनरेटिव सेल डिवाइड अलग अलग समय पे करता है। मतलब ये कि मेरे बॉडी में अंत में 3 बॉडी पार्ट तो होंगे, एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। ये तय बात है। अब ये अलग बात है कि मान लो जन्म लेते के 7 महीने में कितने हैं, और कुछ में ना जन्म मतलब जब वो रिलीज होता है ना पॉलन ग्रेन तभी 3 हो जाता है, और कुछ में जब पॉलन ट्यूब बनता है तब 3 बनता है, ऐसा। तो ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में आ गया। हाँ, पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे सेट होता है, यानी जब वो रिलीज होता है ना तो कितने सेल स्टेज का होता है? सिर्फ 2। ऑलमोस्ट अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन तब रिलीज होता है जब वो 2 सेल का हो, यानी एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो बाकी बचा 40 में क्या होगा? बाकी बचे 40 में इन द रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है, यानी माइटोसिस से, और 2 मेल गैमेट बनाता है। तो ओवरऑल बाकी 40% में जब मेरा पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अंदर एक होगा कौन? वेजिटेटिव सेल, और 2 होगा कौन? जनरेटिव। समझे बात? 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसा होगा और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसा होगा। चलेगा? कोई दिक्कत? चलिए एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन आगे तो बढ़ते हैं। जल्दी से बस ये 2 पॉइंट यहां पर। हो गया? डन है? आगे बढ़ो। पॉलन ग्रेन ना, हाँ बिल्कुल। पॉलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, ये खुद से मूव कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको कोई एजेंट चाहिए, या तो हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू, पानी के थ्रू, ऐसे ही मूव करता है, अपने आप नहीं करता है ना। चलिए आगे बढ़ाता हूं। चलिए, पॉलन ग्रेन में मेजरली 2 सेल, बाकी सब 3 सेल। अच्छा, कुछ पॉलन ऐसे भी होते हैं ना जो एलर्जी कॉज करते हैं। कभी देखोगे अगर तुम किसी बागान में जाओगे, बगीचा में, तो अचानक से छींक आने लगेगा, आंख से पानी, नाक से पानी, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हवा में पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन एक बायोलॉजिकल चीज है जो हवा के साथ आपके नेजल कैविटी में जा रहा है, आपके नेजल चैम्बर में जा रहा है, और वहां के सेल्स में चूंकि बायोलॉजिकल चीज है वो एलर्जी कॉज कर देता है। क्या करता है? एलर्जी। और उसी एलर्जी का कारण है कि आप छींक आएगा, आंख से पानी, नाक से पानी, सब गिरेगा। ठीक है, तो एक्चुअली एलर्जी है। उस एलर्जी का नाम है हे फीवर। उसको क्या बोलते हैं? हे फीवर। क्या लिखा हुआ है? देखो, नहीं लिखा? चलो हम लिख देते हैं। हे फीवर क्या बोलते हैं? हे फीवर। तो बहुत सारे, जैसे अस्थमा भी कर सकता है, ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनियम एक प्लांट है जो कि यूएसए से एक बार इंडिया क्या किया ना, यूएसए से गेहूं खरीद रहा था, तो गेहूं के साथ साथ ही पार्थेनियम भी आ गया गलती से। अब ये पार्थेनियम इतना जबरदस्त वीड था
इंडिया के पूरे इंडियन लैंडमास में भर गया। जैसे याद है इकॉर्निया पड़े थे, इकॉर्निया पूरे पानी को ढक दिया था, पार्थेनियम पूरे जमीन को ढक दिया, इतना फैल गया। ठीक है, तो पार्थेनियम का जो पॉलन है ना, वो जबरदस्त एलर्जी कॉज करता है। तो पार्थेनियम की वजह से ये हुआ, उसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो कि इंडिया का आया था एज अ कंटामिनेशन ऑफ व्हीट। खैर, और यूबिक्विटस का मतलब पता है क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड यूबिक्विटस। जो हर जगह प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस। अच्छा, पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन। तो आजकल लोग एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। याद है आप लोग पहले थोड़ा, अब तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा कम हो गया, पहले रिवाइटल, हॉर्लिक्स ये सब का आता होगा। और हॉर्लिक्स में भी आजकल एक नया ऐड देखोगे, हॉर्लिक्स फॉर वुमेन, और बोलता है 40 साल से अधिक एज की औरतों को थोड़ा अधिक जरूरत होता है एनर्जी का, कैल्शियम का, ऐसा देखे। तो ये जो है वो इस तरह का एनर्जी जो कमी होता है, अक्सर लोग उसके लिए पॉलन ग्रेन भी लेते हैं। पॉलन ग्रेन टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, पॉलन ग्रेन सिरप के फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये बहुत एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक। जो रेस वाला घोड़ा होता है ना, पहले कोई मूवी में देखते हो कि घोड़ा रेस होता है, तो जो रेस वाला घोड़ा होता है, वो रेस वाला घोड़ा को भी कई बार पॉलन खिलाया जाता है, पॉलन टैबलेट्स। ठीक है, देखो ये इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, वो लोग भी पॉलन टैबलेट लेते हैं। रेस का घोड़ा भी पॉलन टैबलेट उसको भी दिया जाता है ताकि वो रेस जीते। अच्छा, पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कितने समय तक जिंदा रहेगा, कोई भी चीज कितने समय तक जिंदा रहेगा और अपने फुल एबिलिटी में रहेगा। यानी पॉलन ग्रेन तो है, लेकिन उसका फर्टिलाइज करने का एबिलिटी खत्म हो गया। पॉलन ग्रेन है, लेकिन उसका फर्टिलाइज करने का एबिलिटी खत्म। तो अगर पॉलन ग्रेन है और फर्टिलाइज करने का एबिलिटी, यानी पॉलन वायबिलिटी खत्म। वायबिलिटी यानी द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, द एबिलिटी टू फर्टिलाइज। वायबल यानी जिस काम का उस काम का रहना। पॉलन वायबिलिटी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज में 30 दिन होता है, कुछ में कुछ घंटा होता है, कुछ में वीक्स होता है। यानी घंटा यानी जब रिलीज हुआ उसके बाद अगले 1 घंटे तक में ही वो किसी को फर्टिलाइज कर सकता है। जब रिलीज हुआ उसके बाद अगले 10 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ये है वायबिलिटी। तो मेजरली देखना है, हाईली वेरिएबल, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है। आसपास में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। अनाज में जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, वो बस आधा घंटा होता है। जब रिलीज हुआ उसके बाद अगर अगले आधे घंटे में वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा तो बेकार। ठीक है, अच्छा, कुछ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, इनमें महीनों तक रहता है। रिलीज हो गया, अगले महीने तक में भी कहीं पहुंच गया तो फर्टिलाइज कर देगा। और हाँ, हम चाहें तो पॉलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। हम आज के समय में किसी भी सेल को, किसी भी जिंदा चीज को, मतलब सेलुलर लेवल पे स्टोर कर सकते हैं लाखों लाखों साल तक, हजारों साल तक। और वो कैसे होता है? वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ना, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करते हैं, और इस तरह की स्टोरेज को बोलते हैं, तो उसमें उसका फर्टिलिटी खत्म नहीं होता? नहीं, क्रायो प्रिजर्वेशन। वो सेल ही रुक जाता है, उसका एजिंग ही रुक जाएगा। कई बार हम लोग इंसानी सेल को भी ऐसे बचा के रखते हैं। आज के समय में एक नया टेक्निक आया है, स्टेम सेल बैंकिंग। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है ना, उस प्लेसेंटा में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो हमारे बॉडी का कोई भी सेल बना दे। ठीक है, तो अक्सर आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मान लो किसी का हार्ट खराब हो गया, तो हार्ट का किसी और का हार्ट लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। और अगर मान लो किसी और का हार्ट ले भी लिए तो चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बॉडी का सेल हमारा बॉडी रिजेक्ट कर देगा। किसी और का किडनी ट्रांसप्लांट होने पर रिजेक्ट होता है ना, बस। लेकिन अगर मेरे जन्म के वक्त मेरा प्लेसेंटा स्टोर कर लिया गया, अगर मेरे जन्म के समय मेरा प्लेसेंटा का वो सेल स्टोर कर लिया गया, तो बाद में अगर मेरे को कोई दिक्कत हुआ तो हम वो सेल निकाल सकते हैं, और वो सेल में एबिलिटी है मेरी बॉडी को कोई भी ऑर्गन बनाने का, तो हम उसको यूज करके अपने बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं। अब सोचो, स्टेम सेल तो प्लेसेंटा तो जन्म के समय निकला होगा,
उस वक्त उसमें से सेल निकाले, और बीमारी हार्ट वार्ट वाला बीमारी अक्सर 50-60 साल बाद ही होता है। तो यही बात है, वहां से जो स्टेम सेल निकाले वो बाद में हम यूज कर लेंगे, और वो भी कहां स्टोर होगा। ये सब चीजें पटना में भी आ गया है, रिलायंस, इस तरह का 2-3 है जो क्रैप रिजर्वेशन दे रहा है। क्या हाँ, महंगा तो है, ठीक है। इससे एनिमल्स का स्पर्म भी स्टोर करते हैं। जैसे मान लो जर्सी, पता है जर्सी का नाम सुने? जर्सी क्या है? गाय। इंडियन गाय है? नहीं, स्विट्जरलैंड की है। कहां की? स्विट्जरलैंड। अब तुमको क्या लगता है, मान लो किसी के पास एक फीमेल जर्सी गाय है, अब वो बच्चा देगी तभी दूध देगी ना, तो बच्चा तो तभी देगी जब जर्सी बैल का स्पर्म आएगा। अब उसको स्विट्जरलैंड तो लेने जाएंगे हनीमून पे कि भाई लीजिए, चाहिए कुछ कांड करिए, बच्चा चाहिए मेरे को, नहीं, वहां से जर्सी बैल उठा के लेके आएंगे। और अक्सर लोग जर्सी बैल तो नहीं पालते हैं, गाय ही पालते हैं। तो द थिंग इज कि अब उसका क्या करें, तो भाई उसका स्पर्म हमको चाहिए होगा, तो लोग इंजेक्शन देते हैं कई बार, है ना, वो कैसे होता है। तो जर्सी बैल जो स्विट्जरलैंड में होगा या कहीं भी होगा इंडिया में किसी भी कोने में, वहां से उसका स्पर्म निकाले, उसको स्टोर करे लिक्विड नाइट्रोजन में अलग अलग टेक्निक से, और फिर उसको लेके आए इंजेक्शन के फॉर्म में उसको बेच रहे होते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन के फॉर्म में जर्सी का इंजेक्शन दिया तो जर्सी का बच्चा आएगा। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि जर्सी गाय किसी नॉर्मल बैल से मीटिंग करके बच्चा दे दे, तो होगा पॉसिबल? सेम स्पीसीज चाहिए होता है, सेम स्पीसीज से ही बच्चा होगा। कोई दूसरा स्पीसीज होगा तो बच्चा अबॉर्ट कर जाएगा, मर जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। जानवरों में भी एबॉर्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक ठीक है। नेक्स्ट इज पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायो सैक। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं एक ब्रेक के बाद।